नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप सभी जानते हैं इस कंपनी एक छोटा-सा बैंक होने के नाते भी छोटा-सा नहीं कहूँगा 60,000 करोड़ के आसपास है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। फिर भी इस कंपनी में जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ और इस कंपनी का प्राइस भी अभी देखिए ₹100 के नीचे है। तो आप कहेंगे सर कंपनी एक्स्ट्रा आपको स्प्लिट दिया होगा, बोनस दिया होगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी स्प्लिट भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया। हाँ, एक टाइम मार्जर के डील्स किया गया था, बहुत बार मार्ज किया गया, मगर कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से सिर्फ डिविडेंड ही देते रहते हैं। फिर भी 2018 के बाद कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया, इस बात को आपको याद रखना होगा और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना होगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग इसीलिए रखता हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत शानदार लगा। वो चीज़ क्या है? कंपनी के देखिए सेल्स में मतलब रेवेन्यूज़ में कंपनी लगातार क्या कर रहा है? यहाँ पे खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो रेवेन्यूज़ बढ़ता हुआ देखने को मिले, उस बेसिस में कंपनी का इंटरेस्ट, वो भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कंटिन्यूअसली एक रेंज के अंदर कंपनी पेमेंट भी कर रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 109 करोड़, 111 करोड़, 560 करोड़ और 745 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा निवेश देखने को मिले तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस और आगे बढ़ने के लिए जो पोटेंशियल है उसके ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि कंपनी ने जो लास्ट कुछ मतलब सालों का मतलब फ्यू साल का अगर डेटा दिखा दूं तो लास्ट आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किए जैसे आप 10 ईयर्स का आपका चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी खुद को रिटर्न जनरेट करके दिया। अगर आप ये डेटा दिखा दूँ, तो देखिए 10 साल में कंपनी का रिटर्न नेगेटिव है, मान लेता हूँ। मगर 5 साल, 3 साल, 1 साल में अच्छा खासा कंपनी रिटर्न जनरेट किया। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरे हिसाब से क्योंकि कंपनी का जर्नी अभी बहुत बाकी है। क्योंकि कंपनी के बहुत दिनों के बाद क्या बना, एक कप विथ 100 बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो ऊपर गया। एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस उस लेवल को ब्रेकआउट किए, रिट्रेसमेंट किए, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है और वो 120 के आसपास इस लेवल तक जाने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। इस कंपनी मतलब यहाँ पे जो हाई है 120 ये जो रेंज है, इस रेंज तक मैं ज़रूर टारगेट लूँगा क्योंकि मेरा एंट्री लेवल्स इस लेवल में है। तो 74% के आसपास मेरा टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए टारगेट होगा कि नहीं होगा, वो तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आए, फिर से उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे 200 डेज़ ईएमए भी इसको रिटेस्ट कराएगा। उसके बाद उसको पुश करेगा ऊपर जाने के लिए। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो एक तो फाइन ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में देखिए परफॉर्मेंस जो है बहुत बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखता हूँ, क्योंकि आज पूरा के पूरा सेक्टर में सिचुएशन खराब है, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर का हालत लगातार गिरते चले जा रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट हो रहा है। अगर केमिकल सेक्टर फिर से खड़ा हो गया, फिर से वो जर्नी करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक बड़ा मोमेंटम फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसी बात क्यों मैं बता रहा हूँ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी, इस खराब टाइम में भी खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा लगा रहा है। खुद के बिज़नेस के ऊपर लगातार वो इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। 40 टू फॉर 9 20 करोड़ के आसपास। अभी कंपनीज़ के ऊपर जो रिज़र्व है, वो भी आप देखेंगे कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अलग लेवल का रिज़र्व देखने को मिले और बोरोइंग्स एकदम ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी के एकदम बेस्ट बनाते देते हैं, मतलब एक बेस्ट बना देते हैं और उसके साथ-साथ अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए लास्ट 5 ईयर और 3 इयर्स में कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत शानदार सेल हुआ था, बहुत शानदार प्रॉफिट भी हुआ था। अभी करंट ईयर्स में कंपनी के ऊपर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव चला गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ,
पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, तो इस कंपनी के ऊपर तो प्रेशराइज़ रहेगा। फिर भी देखिए कंपनी इस साल में लॉसेस जो दिया 16%, बाकी सब कुछ ठीक-ठाक ही परसेंटेज के हिसाब से देखने को मिले। अच्छा खासा कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी है, जिसके चलते ये कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर आप देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। कोई इसके ऊपर माल बेचकर भागना नहीं चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन छोटा-मोटा स्टेक को बेचा, जैसे एफआईएस ने क्या किया, खुद का स्टेक को थोड़ा-सा बेचा और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर डीएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन जब भी बाय सेल करता है तब आपको याद रखना होगा अगर एफआईएस ने माल बेचा और डीएस ने खरीदारी की तो ठीक है। अगर डीएस ने माल बेचा तो एफआईएस ने माल खरीदारी करी तो ठीक है। अगर दोनों ने माल बेचा और उस माल को पब्लिक ने खरीदारी कर रहा है तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ और इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ 10 इयर्स में अगर रिटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो 10 इयर्स में कंपनी धमाका रिटर्न दिया 450%। इसका मतलब 4.5 गुना के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे दिया। 5 साल में 290%, 3 साल में 80% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी रिटर्न जनरेट करके कंपनी दिया। सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ों को ध्यान देना, फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है, वो कुछ इस तरीके से बना। देखिए यहाँ पे पहले क्या बना था शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बना। मगर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शोल्डर बना, वो शोल्डर पिछले जो शोल्डर था उससे नीचे बना। तो इसका मतलब इस पैटर्न को कैंसल हम करेंगे। तो अगर इस पैटर्न को कैंसल करके दोबारा पैटर्न को देखें तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तब इसके ऊपर कुछ स्टडी करेंगे। तो मुझे लग रहा नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा क्योंकि मार्केट में अभी भी केमिकल सेक्टर का ऊपर प्रेशर है। तो वो नीचे आने का कोशिश करेंगे और जिस तरीके से वो 200 डेज़ ईएमए को वो बार-बार टेस्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और भी करेक्शन होने का चांसेस है क्योंकि वॉल्यूम भी नेगेटिव साइज़ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक बात कहूँ, ये कंपनी इसके ऊपर जो मार्केट कैप है, वो करीबन 17,700 करोड़ के आसपास देखने को मिले और इस कंपनी को छोटा-मोटा कंपनी मान ही लेता हूँ छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में दम है। कितना दम है, आपको वो इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए 135 करोड़ सितंबर 20 में हुआ था। सितंबर 21 में 275 करोड़, उसके बाद 355 करोड़, उसके बाद 431 करोड़। मतलब सेल्स में कोई भी कमियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी 27 करोड़, 48 करोड़, 59 करोड़ और 67 करोड़। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, मान ही लेता हूँ पर शेयर में कंपनी का अर्निंग बहुत कम है, फिर भी कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी है क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे भी आप देखेंगे, तो कंपनी का रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, कंपनी पहले जो एकदम ना के बराबर कर्ज़ा था, वो धीरे-धीरे करके कर्ज़े को भी बढ़ाया और इस बार कंपनी हाईएस्ट कर्ज़ा लिया। अभी क्वेश्चन ये आते हैं कि इतना ज़्यादा कर्ज़ा लेने का क्या ज़रूरत था? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी को इस बार कितना करीबन 277 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और कंपनी के प्रॉफिट कितना है हाथ में? करीबन 264 करोड़। तो कंपनी के जितना पैसा है, उस पैसे से कंपनी खुद के कर्ज़े को मिटा सकते थे। मगर बिज़नेस में हमेशा पहले बिज़नेस देखा जाता है। तो उसके लिए खुद खुद के हाथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी पैसा है, उस पैसा पूरा के पूरा कंपनी कोई भी कंपनी डायरेक्टली सारे पैसे को निवेश नहीं कर देते हैं। तो बिज़नेस को रोटेशन वाइज़ चलाने के लिए वो कर्ज़ा लेते हैं। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा कर्ज़ा लिया। तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा होल्डिंग रखे। सबसे मज़ेदार बात है एफएस ने क्या किया, जो स्टेक को 15% से कम करके 9% कर दिया था, फिर से वो होल्डिंग को बढ़ा दिया और इसका फ़ायदा सिर्फ़ एफएस ने नहीं, डीएस ने भी उठाया और इसको माल किसने बेचा? प्रोमोटर खुद माल बेचे और उसके साथ-साथ पब्लिक भी छोटे-मोटे क्वांटिटी को बेचा। तो इंस्टीट्यूशन जब कोई कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका उस कंपनी के ऊपर होने का चांसेस है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर उसके बाद एक होल्ड होल्ड मतलब हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ और फाइनली यहाँ पे कन्फर्मेशन हुआ। देखिए कन्फर्मेशन होने के बाद भी एक करेक्शन हुआ था
और करेक्शन लेवल जब हुआ था मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा, जो हैंडल का जो सपोर्ट है सॉरी जो शोल्डर का जो सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को रिटेस्ट करके वो वापस जाने का कोशिश करेगा। तो फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट भी कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, 116 दिनों में 21% के आसपास टारगेट मिला। तो इस तरीके से टारगेट हमेशा मिलते रहेंगे, अगर आप सही सही तरीके से कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करें तो। देखिए, बार-बार मैं बोलता रहता हूँ, मेरे वीडियो से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, "सर आपका प्रेज़ेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, मगर आपका स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छा है।" देखिए, प्रेज़ेंटेशन में क्या रखा जाता, आपको समझ में आ रहा है, यही बात सबसे बड़ी बात है। हाँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो बात कह रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मैं मतलब कोशिश करूँगा मैं अलग तरीके से आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप खुद समझ लीजिए, समझ के खुद इम्प्लीमेंट करके काम करिए। उसके बाद मेरे वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को छोड़ दीजिए जब आप खुद सीख लेंगे। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँ और आप उस वीडियो को देखते रहें। अगर आप खुद सीख चुके हैं और उसके ऊपर खुद आप स्टडी करके काम कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो देखना बंद कर दीजिए। उस टाइम में आप खुद का रिसर्च करिए। तो अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा मतलब अपडेट्स देखने को मिला, और वो भी 19th ऑफ जनवरी में कंपनी हर 2 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको दे चुके हैं। तो कितने सारे दोस्तों को बोनस मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए